हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, इससे पहले एक चीज़ समझते हैं। हमारे पास जैसे कि ग्लूकोज है, कोई सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से मोलर मास हम निकालेंगे, कितना आएगा? 180। इसे हम कहेंगे नॉर्मल मोलर मास। वो मोलर मास जो मॉलिक्यूलर फार्मूले से आता है नॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। एबनॉर्मल जब हम किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे, उनमें से किसी भी फॉर्मूले से ग्लूकोज का जब हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो 180 नहीं आएगा। 180 से या तो कुछ कम आएगा या कुछ ज़्यादा आएगा, जिसे हम कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो गया? द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट which is obtained by the formulas of colligative properties। एबनॉर्मल मोलर मास आने के 2 मेन रीजन होते हैं। एक होता है एसोसिएशन और दूसरा होता है डिसोसिएशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एसोसिएशन की। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। तो हमें ये देखना है, जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का एसोसिएशन होगा तब मोलर मास पर क्या इफेक्ट आएगा। इसके लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। पहले हमारे पास 2 सॉल्यूट पार्टिकल्स थे। ये सॉल्यूट पार्टिकल है, इनकी संख्या कितनी है? 2। दोनों पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो गया, यानी कि जुड़ गए और एक पार्टिकल बन गया। तो हमें क्लियर पता चलता है कि जब पार्टिकल्स का एसोसिएशन होता है तो मोलर मास क्या हो जाएगा? इनक्रीज। वो कैसे? जब सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग अलग थे तब एक पार्टिकल का मोलर मास था 48। अब 2 पार्टिकल एक साथ जुड़ जाते हैं तो इनका मोलर मास कितना हो गया? 96। तो आप ध्यान रखना, जब भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का एसोसिएशन होगा तो मोलर मास क्या होगा? इंक्रीज। अब हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। एसोसिएशन में हमेशा सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाती है। पहले 2 पार्टिकल थे, अब एक ही पार्टिकल रह गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। ये 2 पॉइंट है। एसोसिएशन के केस में मोलर मास इंक्रीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज। एबनॉर्मल मोलर मास आने का दूसरा रीजन होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। जब सॉलिड पार्टिकल्स का डिसोसिएट होगा तब हमें देखना है मोलर मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं, NaCl। सॉलिड पार्टिकल कौन सा है? NaCl। ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों में डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएशन से पहले इस NaCl का मोलर मास कितना था? 58.5। डिसोसिएशन के बाद मोलर मास इस पार्टिकल का 23 रह जाता है, इस पार्टिकल का 35.5 रह जाता है।
तो डिसोसिएशन के केस में मोलर मास हमेशा क्या होगा, डिक्रीज। अब हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पर। वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। डिसोसिएशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या हमेशा बढ़ती है। पहले एक पार्टिकल था, अब कितने पार्टिकल हैं, दो। पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाती है, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो ये दो फैक्टर हो गए जिनकी वजह से मोलर मास कम या ज़्यादा आएगा। मोलर मास जब भी ज़्यादा कम आता है, इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स का डिसोसिएशन हुआ है। मोलर मास अगर ज़्यादा आता है, इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स का क्या हुआ है, एसोसिएशन। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर हमें एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कितना हुआ है ये हमें बताएगा। वांट ऑफ फैक्टर हमें बताएगा एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। वांट ऑफ फैक्टर को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। स्मॉल आई, इसकी वैल्यू देखकर हम पता लगा सकते हैं एसोसिएशन हुआ है या डिसोसिएशन और कितना हुआ है। वांट ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। सबसे पहले हम बात करेंगे एसोसिएशन की। मैंने अभी आपको बताया था एसोसिएशन में मोलर मास इंक्रीज हो जाता है। जैसे ग्लूकोज है, इसका नॉर्मल मोलर मास 180 हमेशा फिक्स रहेगा। अगर ग्लूकोज का एसोसिएशन होगा तो मोलर मास इसका बढ़ जाएगा, 180 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1। अब हम बात करेंगे डिसोसिएशन की। जैसे हमारे पास ग्लूकोज सॉल्यूट है, इसका नॉर्मल मोलर मास कितना रहेगा, 180। अगर ग्लूकोज पार्टिकल डिसोसिएट होता है, आई इक्वल टू नॉर्मल इसका 180 रहेगा। अगर ग्लूकोज पार्टिकल क्या होता है, डिसोसिएट, तो इसका एबनॉर्मल मोलर मास 180 से क्या होगा, कम। इस कंडीशन में आई की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1। तो आई की वैल्यू देखकर हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन इनका पता लगा सकते हैं। आई की वैल्यू अगर 1 से कम आती है तो एसोसिएशन होता है। आई की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आती है तो डिसोसिएशन। अगर सॉल्यूट पार्टिकल का ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन, तब नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास बराबर होंगे। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1। आई की वैल्यू अगर 1 होती है तो उसे देखकर हम बता सकते हैं कि सॉल्यूट का ना तो एसोसिएशन हुआ है ना ही डिसोसिएशन। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल में एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है तो उस फॉर्मूले में हम वांट ऑफ फैक्टर आई को इंक्लूड कर देते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, जब किसी भी न्यूमेरिकल में एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन तो उस न्यूमेरिकल के फॉर्मूले में आई को हम इंक्लूड करके चलेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 फॉर्मूले हम जानते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है और उस न्यूमेरिकल में एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन इसका जिक्र होता है तो इस फॉर्मूले में अपनी तरफ से स्मॉल आई का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तब इस फॉर्मूले को यूज हम करेंगे। इसी तरीके से
इसमें भी स्मॉल आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये कब करना है, जब क्वेश्चन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन इनका जिक्र होता है। इस फॉर्मूले में भी स्मॉल आई का मल्टीप्लाई और इसमें भी स्मॉल आई का मल्टीप्लाई। तो आप ध्यान रखना, स्मॉल आई का मल्टीप्लाई हमें कब करके चलना है, जब न्यूमेरिकल में एसोसिएशन वर्ड आ जाए या डिसोसिएशन या फिर वांट ऑफ फैक्टर। इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए न्यूमेरिकल में, तब हमें इस फॉर्मूले में स्मॉल आई को साथ लेकर चलना है।